आज की क्लास में करेंगे प्रैक्टिस अंग्रेजी के वाक्यों को बनाने के लिए जिन शब्दों की हमें ज़रूरत होती है, जो शब्द एक्चुअल में उन्हें मायने प्रदान करते हैं, उनकी करने वाले हैं हम प्रैक्टिस इस वीडियो में। तो पूरी वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, वीडियो में बिल्कुल एंड तक रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला वर्ड है इज। इसका मतलब होता है। देखिए, जब भी आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में है आएगा, तब आप उसे इंग्लिश में बनाने के लिए, ट्रांसलेट करने के लिए यूज करेंगे इज का। बस शर्त इतनी है कि आपको इज का यूज तब करना है जब आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो, जैसे ही, शी, इट या किसी का नाम। एग्जाम्पल देखिए, वह एक डॉक्टर है, ही इज अ डॉक्टर। वह सो रही है, शी इज स्लीपिंग। दोनों ही वाक्यों की अगर मैं बात करूं तो दोनों वाक्यों के अंत में है आया है, तो इन्हें बनाने के लिए हमने क्या यूज किया है, इज का। देखिए, दूसरा वर्ड है एम, जिसका मतलब होता है हूं। तो जब आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में हूं शब्द आए और आपका सब्जेक्ट आई हो, यानी कि मैं हूं, आप अपनी बात कर रहे हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे एम का। देखिए एग्जाम्पल्स, अगर आपको बोलना हो कि मैं एक शिक्षक हूं, कैसे बोलेंगे, आई एम अ टीचर। मैं एक शिक्षक हूं, आई एम अ टीचर। मैं पढ़ रहा हूं, आई एम स्टडिंग। दोनों ही वाक्यों के अंत में हूं शब्द आया है, इसीलिए इंग्लिश में एम का इस्तेमाल हुआ है। देखिए नेक्स्ट है आर, जिसका मतलब होता है हैं। तो इतना तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि जब आपके हिंदी के वाक्य के अंत में है शब्द आएगा, तब आप यूज करेंगे आर का। लेकिन किसके साथ, कौन से सब्जेक्ट के साथ? तो देखिए, आर का यूज आप तब करेंगे जब आपका सब्जेक्ट प्लूरल हो, यानी कि दो हो या दो से ज्यादा हो। ठीक है, जैसे कि यू, वी, दे। लेकिन एक चीज मैं यहाँ पे पॉइंट आउट करना चाहती हूँ, जो सब्जेक्ट्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं यू, वी, दे, इनके अलावा भी सब्जेक्ट होते हैं जो प्लूरल होते हैं। जैसे जब आपको दो व्यक्तियों का नाम या दो वस्तुओं का नाम साथ में दिया जाता है, तब भी आप इस्तेमाल करेंगे आर का। एग्जाम्पल्स देखिए, रोहन और सोहन खेल रहे हैं, तो कैसे बोलेंगे, रोहन एंड सोहन आर प्लेइंग। देखिए, दो व्यक्तियों का नाम आया है, इसलिए हमने यहाँ पे आर का इस्तेमाल किया है, और लास्ट में क्या आया है, तो आर का इस्तेमाल हुआ है। हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके लिए क्या बोलेंगे, वी आर स्टडिंग। तो दोनों वाक्यों के अंत में है शब्द आया है, कब कौन सी सब्जेक्ट के साथ आर का यूज करना है मैंने आपको बताया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, जब आपके हिंदी के वाक्यों के अंत में था, थे, थी आएगा, तब आप इस्तेमाल करेंगे वॉज का। और वॉज का इस्तेमाल आप सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे ही, शी, इट, या जब आपको कोई एक व्यक्ति का नाम या किसी एक वस्तु का नाम दिया जाएगा, तो वहां पे करेंगे। प्लस आई के साथ भी आप इस्तेमाल करेंगे वॉज का, क्योंकि देखिए आई का क्या मतलब होता है, मैं यानी कि मैं अपनी बात कर रही हूं ना, तो मैं एक सिंगुलर सब्जेक्ट हूं, तो हम इस्तेमाल करेंगे वॉज का। एग्जाम्पल्स देखिए, मैं एक लेखक था, आई वॉज द राइटर। वह खुश थी, शी वॉज हैप्पी। पहले वाक्य के अंत में था आया है, दूसरे वाक्य के अंत में थी आया है, तो हमने इस्तेमाल किया है वॉज का। ठीक इसी तरह से अगर आपके हिंदी के वाक्य के अंत में थे या थी आए, तब आप इस्तेमाल करेंगे वर का। अब देखिए, इनका इस्तेमाल किसके साथ करना है, क्योंकि थे या थी तो वॉज में भी आते हैं। वॉज का भी तो मतलब होता है था, थे, थी। तो डिफरेंस क्या है? देखिए, डिफरेंस ये है कि वॉज का यूज हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ करते हैं, जबकि वर का यूज हम प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यू, वी, दे, इनके साथ करते हैं। अब एग्जाम्पल्स देख लेते हैं। देखिए, पहला एग्जाम्पल है हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। दूसरा एग्जाम्पल है दुकानें खुली थी, द शॉप्स वर ओपन। पहले वाले एग्जाम्पल में देखिए, लास्ट में थे आया है और सब्जेक्ट हमारा वी है, इसीलिए इंग्लिश वाले सेंटेंस में हमने वर का इस्तेमाल किया है। और दूसरे वाले सेंटेंस में लास्ट में थी आया है और सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है। दुकानों की बात की गई है ना, कि दुकानें खुली थी, इट मीन्स एक से ज्यादा दुकानें थी। हमें नहीं पता कितनी थी, लेकिन एक से तो ज्यादा ही थी, इसीलिए हमने यहाँ पे वर का इस्तेमाल किया है। आगे देखिए, अगर आपके वाक्य के अंत में गा, गे, गी आएगा, तब आप इस्तेमाल करेंगे विल का। और विल का इस्तेमाल सभी सब्जेक्ट के साथ होता है। इट मीन्स आपका सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप सभी के साथ इस्तेमाल करेंगे विल का। एग्जाम्पल देखिए, वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। वह पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। दूसरा एग्जाम्पल है हम अंग्रेजी सीखेंगे। इसकी ट्रांसलेशन मैं नहीं बताऊंगी, इसकी ट्रांसलेशन आप लोग बताएंगे मुझे कमेंट सेक्शन में, ओके।
और वहीं पे अगर आपके वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, सकते हैं या सकता हूँ आए, तब आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। देखिए, कैन का इस्तेमाल एबिलिटी यानी कि क्षमता को बताने के लिए किया जाता है। किसी की भी क्षमता हो, चाहे आपकी हो या फिर किसी और की हो, अगर आपके वाक्य में आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्षमता की बात कर रहे हैं तो आप इस्तेमाल करेंगे कैन का। जैसे हम लोग ये कर सकते हैं, वी कैन डू दिस। क्या तुम ये कर सकते हो, कैन यू डू दिस। दोनों ही वाक्यों में क्षमता की बात की जा रही है। एक में आप अपनी क्षमता बता रहे हैं कि हम लोग ये कर सकते हैं, और दूसरे में आप किसी से क्वेश्चन कर रहे हैं उनकी क्षमता के बारे में कि क्या तुम ये कर सकते हो। इसीलिए हमने यहाँ पे कैन का इस्तेमाल किया है। और वहीं पे उसी पर्टिकुलर वाक्य में अगर आप क्षमता की बात ना करके परमिशन या रिक्वेस्ट की बात करते हैं, तब आप कैन की जगह इस्तेमाल करेंगे मे का। देखिए, मे और कैन की मीनिंग सेम होती है, सकता है, सकती है, सकते हैं, सकता हूँ, लेकिन इनके यूजेस में डिफरेंस है। कैन का इस्तेमाल वहां पे होता है जब आप क्षमता की बात कर रहे हो, और मे का इस्तेमाल वहां पे होता है जहां पे आप परमिशन या फिर रिक्वेस्ट की बात कर रहे हो। जैसे, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, मे आई हेल्प यू। यहाँ पे कैन आई हेल्प यू रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि आप अपनी क्षमता नहीं बता रहे हैं, आप किसी से परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ, तो इसके लिए बोलेंगे मे आई हेल्प यू। फिर इसके बाद है कुड। देखिए, कुड का इस्तेमाल दो तरह से होता है। पहला तो इस्तेमाल ये है कि अगर आपके वाक्य के अंत में सका, सकी, सके या पाया, पाई, पाए आता है तो आप इस्तेमाल करेंगे कुड का। और दूसरा इस्तेमाल कुड का ये होता है कि जो कुड होता है वो कैन का ही पास्ट फॉर्म होता है, यानी कि अगर आपको वर्तमान में क्षमता की बात करनी है तो इस्तेमाल करेंगे कैन का, और वहीं पे अगर पास्ट में क्षमता की बात करनी है तो इस्तेमाल करेंगे कुड का। और जिस तरह से कैन का इस्तेमाल हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, ठीक उसी तरह से कुड का यूज हम लोग ऑल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, मैं ये नहीं कर सका, आई कुड नॉट डू इट। मैं ये नहीं कर सका या मैं ये नहीं कर पाया, इसके लिए बोलेंगे आई कुड नॉट डू इट। फिर है जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए, जो जाना है वो गो वाला जाना नहीं है कि मैं वहां जा सकता हूँ या मैं वहां जाऊंगा, वैसा वाला सेंस नहीं है। यहाँ पे सेंस है कि कुछ किया जा सकता है ना, कि ऐसा हो सकता है। तो जब भी आपके वाक्य के अंत में जा सकता है, जा सकती है, जा सकते हैं आए और जाने का सेंस ना हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे कैन बी का। जैसे, उसे धोखा दिया जा सकता है, ही कैन बी चीटेड। मतलब एक सिनेरियो बन रहा हो कि ऐसा किया जा सकता है, तब इस्तेमाल करेंगे कैन बी का। नेक्स्ट है हैव, जिसका मतलब होता है पास है, यानी कि प्रेजेंट में कोई वस्तु आपके पास है, तब आप इस्तेमाल करेंगे हैव का। बस कंडीशन इतनी है कि हैव का इस्तेमाल हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट जैसे कि यू, वी, दे प्लस आई के साथ करते हैं। जैसे, मेरे पास एक किताब है, आई हैव अ बुक। तुम्हारे पास एक कार है, यू हैव अ कार। तो हैव का यूज पास्ट है के सेंस में होता है प्रेजेंट में। इसके बाद है हैज। देखिए, हैज का मतलब भी होता है पास है, लेकिन इसका इस्तेमाल हम करते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट जैसे कि ही, शी, इट या नेम के साथ। जैसे, उसके पास एक नया फोन है, ही हैज अ न्यू फोन। उसे बुखार है, शी हैज अ फीवर। पहले वाले सेंटेंस में देखिए, क्लियरली हिंदी के वाक्य में लिखा हुआ है कि उसके पास कुछ है, तो हमने यहाँ पे हैज का यूज किया है। लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में पास है नहीं लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी हमने यहाँ पे हैज लगाया। ऐसा क्यों? तो देखिए, आपके सिर के हेयर से लेकर पैर के अंगूठे तक जो भी चीज आपके पास है ना, जिसपे आप अपना अधिकार जता सकते हैं, चाहे वो आपकी बीमारी ही क्यों ना हो, क्योंकि वो आपके अंदर है, वो आपकी है ना, तो इसीलिए उसे बताने के लिए हम यूज करेंगे हैज या हैव का। तो इसीलिए यहाँ पे हमने इस्तेमाल किया है हैज का। क्यों किया है, कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुकी हूँ। आगे देखिए, हैड। हैड का मतलब होता है पास था। तो देखिए, प्रेजेंट में कोई वस्तु आपके पास है, ये बताने के लिए आप इस्तेमाल करेंगे हैज या हैव का। रूल्स किसके साथ इस्तेमाल होते हैं वो सब मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ। लेकिन अगर आपको पास्ट में बताना है कि कोई वस्तु आपके पास थी, तब आप इस्तेमाल करेंगे हैड का। और एक बात याद रखिएगा कि हैड का यूज हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल, आप सभी के साथ हैड का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देखिए, उनके पास एक कार थी, दे हैड अ कार। मुझे सिर दर्द था, आई हैड अ हेडेक।
देखिए इसके बाद है शुड। शुड का मतलब होता है चाहिए। शुड का इस्तेमाल आप वहां पे करेंगे जब आपको किसी को एडवाइस देनी है या फिर एडवाइस लेनी है, तब आप इस्तेमाल करेंगे शुड का। और इसका यूज आप सभी सब्जेक्ट के साथ करेंगे, जैसे तुम्हें वहां जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। मुझे ये नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू दिस। नेक्स्ट है माइट। देखिए माइट का इस्तेमाल तब होता है जब आपको बोलना हो कि शायद ऐसा हो सकता है, यानी कि आपको पॉसिबिलिटी दिखानी हो, संभावना जतानी हो, तब आप इस्तेमाल करेंगे माइट का। अगेन माइट का यूज सभी सब्जेक्ट के साथ होता है, जैसे वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। वह शायद जा सकता है, ही माइट गो। इसके बाद है मस्ट। देखिए मस्ट का मतलब होता है जरूर या अवश्य चाहिए। देखिए जब आप किसी को स्ट्रॉन्ग एडवाइस दे रहे हैं तब आप इस्तेमाल करेंगे मस्ट का। जैसे तुम्हें वहां जरूर जाना चाहिए, तो हम बोलेंगे यू मस्ट गो देयर। अब देखिए अगर आप बोलते कि तुम्हें वहां जाना चाहिए, तब तो हम शुड का इस्तेमाल करते और सेंटेंस बन जाता आपका यू शुड गो देयर। ठीक है, तो नॉर्मल एडवाइस देनी हो कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें वहां जाना चाहिए, तब इस्तेमाल करते हैं शुड का। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एडवाइस देनी हो ना कि हाँ तुम्हें ये जरूर से करना चाहिए, तुम्हें ये अवश्य करना चाहिए, तब हम यूज करते हैं मस्ट का। सो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ये वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।